जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैं मनोज कुमार शर्मा एसआरके एकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बताए थे कि 26 तारीख से पुलिस का एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस बैच का नाम है कामधेनु छत्तीसगढ़ पुलिस बैच। तो इस बैच में आप लोग अच्छे से अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीके की तैयारी कर सकते हैं, ठीक ना। तो अभी एक टॉपिक हम लोग शुरू किए थे जिसका नाम था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में आगे बढ़ते हैं। उसमें पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को, नेचुरल नंबर से रिलेटेड बता रहे थे, ठीक ना, प्राकृतिक संख्या से संबंधित। तो प्राकृतिक संख्या में, क्योंकि देखिए जब तक आपको नंबर पर पकड़ नहीं होगा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जो छोटा सा एक टॉपिक दिखे थे अंक से ही संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि कितने इसमें नंबर्स है, उन नंबर्स को आपको याद रखना होगा। तो प्राकृतिक संख्या में हम लोग प्राइम नंबर तक पढ़ चुके हैं, ठीक ना। एक बार ठीक से प्राइम नंबर हम दिखा देते हैं। प्राकृतिक संख्या, इसके संबंध में हम लोग पढ़ रहे थे। नेचुरल नंबर से रिलेटेड हमने बताया था। इसमें नेचुरल नंबर में यहां सबसे पहले हम आपको बताए थे सम संख्याएं। सम संख्याएं, इवन नंबर्स इंग्लिश में बोला जाता है। वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का सम संख्या है। होल नंबर का भी सम संख्या होता है, जिसमें जीरो भी सम में आता है, ठीक ना। लेकिन हम क्या लिखे हैं भाई, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या का सम संख्या ये होगा 2, 4, 6। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम बोलते हैं सम संख्या। इसके बाद ये भी बता चुके हैं हम, विषम संख्याएं, वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे हम विषम संख्याएं बोलते हैं। 1, 3, 5 ऐसे ये सभी विषम संख्याएं हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया था, इसमें बताए थे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, ठीक है। प्राइम नंबर इसे भी बता चुके हैं। वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरी परिभाषा जो किताबों में लिखा गया है वह परिभाषा आप याद भी किए होंगे, ठीक है। वह संख्या जो एक और शून्य से विभाजित होती है उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61। ये हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे तो समझाया जाएगा। 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 21 और भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको काउंट करिए, 25 आना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। परीक्षा में देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन क्या बनता है, ये याद रखना है। अभाज्य संख्या को रटना भी है आपको कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य है 100 तक, 100 तक, ठीक ना। परिभाषा समझ में आ गया होगा। वह संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जो संख्या एक और शून्य से विभाजित होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और ये सभी अभाज्य संख्या है। प्रश्न क्या पूछता है,
1 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? क्वेश्चन बनता है फर्स्ट नंबर आपका, इससे संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बना, क्या बना भाई? 1 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100? ठीक है, 1 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या देख लीजिए आप। कुल इसका आंसर आ गया, कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 और 100 के मध्य 25 अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बनता है इसमें? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है भाई, जो उससे संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं उसका डिस्कस हम कर रहे हैं और फिर आगे बताएंगे अभी नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट समअभाज्य संख्या दिया रहेगा ऑप्शन में कि निम्नलिखित में से समअभाज्य संख्या कौन सी है? 4 ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन में आपको ढूंढना पड़ेगा। तो समअभाज्य संख्या क्या है भाई? 2 है। समअभाज्य संख्या क्या है? 2 है, इसे याद करें आप। थर्ड नंबर आप देखिए, ये हो गया थर्ड नंबर। देखिए, प्रथम अभाज्य संख्या या स्टार्टिंग अभाज्य संख्या, आरंभ किस संख्या से अभाज्य संख्या होती है? ठीक है, प्रारंभिक अभाज्य संख्या 2। ठीक है, 2 से अभाज्य संख्या आरंभ होती है। और क्या पूछ सकता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। देखिए 2 पर कितने प्रश्न बनते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक ना? और हम लिख चुके हैं समअभाज्य संख्या 2। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7, इसे भी याद रखिए। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है। 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या 97। 2 अंक है कि नहीं? 9 और 7 से यह संख्या बनी है और यह 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य है। इसके बाद 2 अंक की अभाज्य संख्या नहीं है इससे बड़ी। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि 101 आएगा, 103 आएगा, ठीक ना? ये सब अब अभाज्य संख्या बनेगी। तो सबसे 2 अंक की बड़ी अभाज्य संख्या 97। क्लियर हो गया होगा? पहचान करने के लिए भी इसके तरीके होते हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बनते हैं। बारीकियों से यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक ना? सिर्फ हम पीपीटी आपको दिखा दे 15-20 क्वेश्चन का, ठीक ना? आप हंगामा मचाएंगे, बस बस सही है, सब आ रहा है। केवल आपको 10 और 15 क्वेश्चन करने का सिर्फ और सिर्फ ज्ञान वहां प्राप्त होता है। कॉन्सेप्ट पढ़ने पर आपको किसी भी तरीके का प्रश्न होगा कर सकते हैं। जैसे हमने भी स्लाइड कर रखा है यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या बताएगा भाई? एक अंक की बड़ी अभाज्य संख्या 7, 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या 97 और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात नहीं है, अज्ञात, पता नहीं कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन बनते हैं। आइए अब आगे बढ़ा दें। अभाज्य पर हमने बताया। नेक्स्ट इसके बाद आप देखिए, अभाज्य के बाद भाज्य संख्या का नंबर आएगा। इसका नंबर आ रहा है भाई भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं ये क्या है भाई? इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट नंबर्स। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, ये सभी क्या है? भाज्य संख्या है। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं भाई?
सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा इसमें कि किस संख्या से भाज्य संख्या आरंभ होती है, तो याद रखे रहिए 4 से स्टार्ट होती है। 4 से अभाज्य संख्या, सॉरी 4 से भाज्य संख्या आरंभ होती है। क्लियर हो गया? अब आप इसमें देखते हैं कि आपसे पूछ दिया है 12 के कितने, ठीक है, 12 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है। हाउ मेनी टोटल प्राइम फैक्टर ऑफ 12। तो देखिए आपको सॉल्व करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए ये ट्रिक नहीं है, ट्रिक अभी सीखेंगे, इसको आप समझिए। 12 किन किन संख्याओं से विभाजित है यही आपको बताना है। 1 से भी विभाजित है भाई, 2 से भी कट जाएगी संख्या, ठीक है, 3 से भी कटेगी, और 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगा, और 12 से भी तो विभाजित है। कितने फैक्टर निकल रहे हैं? 12 के लिए 6 फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल फैक्टर की संख्या कितनी हो गई? टोटल गुणनखंडों की संख्या 6 हो रहा है। अब कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसका ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है। यहां लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। या 12 का ऐसे फैक्टर करके भी इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, लेकिन ट्रिक यहां लिखते हैं, ट्रिक को याद करिए। a टू दी पावर m, b टू दी पावर n और c टू दी पावर p लिखा गया है, ठीक है। a b c प्राइम फैक्टर है और उसका पावर लिखा गया है m n p। किसी संख्या के a b c प्राइम फैक्टर्स है और प्राइम फैक्टर्स में अभाज्य गुणनखंड है a b c, जहां a b c अभाज्य गुणनखंड है और m n घात है और m n तथा p उनके घात, तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कुल गुणनखंडों की संख्या कुल गुणनखंडों की कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर। अब आप देखिए जितने भी प्राइम नंबर्स के पावर है उसमें एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देना है, n + 1 इंटू n + 1 इंटू p + 1 हो गया। 12 का अब आपको करना होगा, तो 12 के क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे आप, 2 से डिवाइड है, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। बहुत इजी है। अब कैसे इजी है? 2 का पावर 2 हो रहा है, देख रहे हैं ना, 2 × 2 का मतलब हो गया 2 का घात 2 और 3 का घात, क्योंकि एक बार है तो एक, हमें तो पावर लेना है ना, तो अभाज्य का पावर लेंगे 2 हो गया, यहाँ पावर में एक जोड़ करके और आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो गुणनखंडों की कुल संख्या हो जाएगा 3, 2 का पावर 2 है तो एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका पावर 1 है, एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर दीजिए 6। और आपके सामने यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है इसके कितने भाई फैक्टर आ रहे हैं भाई, 1 से भी विभाजित है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से, 6 से और 12 से। यही आपको प्राप्त करना है, ठीक है, कि वह संख्या कितनी किस किस संख्याओं से विभाजित होती है, उन सभी संख्याओं को आप बताइए।
तो ऐसे तो खोजने लगेंगे, ठीक ना, ढूंढने लगेंगे, मिलेगा नहीं जल्दी। तो इसके लिए इस ट्रिक को आप याद करिए किसी न किसी तरीके से, जो लिखा है, ठीक ना, याद रखना ही पड़ेगा। और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, इसलिए आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले पढ़ाइए, अगले क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं, ठीक ना। जो टॉपिक में आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड हम लिखते चल रहे हैं, समझाते चल रहे हैं। यहाँ देखिए भाज्य के बाद आता है सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। को प्राइम नंबर्स, ठीक है। दो संख्याओं के युग्म का या दो से अधिक, ठीक ना, संख्याओं के युग्मों का महत्तम समापवर्तक केवल एक हो, एक, ठीक है। दो या दो से अधिक संख्याओं के युग्मों का महत्तम समापवर्तक सिर्फ एक हो, उसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। सह मतलब साथ साथ, अभाज्य मतलब जो आपस में विभाजित न होने वाली हो, अर्थात उन संख्याओं का कॉमन जो फैक्टर होगा, महत्तम समापवर्तक होगा, वह सिर्फ एक, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल में लिख दे रहे हैं, जैसे 2, 3, 3, 4, 4, 5, ठीक ना, 7, 8, 9, 11, ये सभी क्या है, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। ऐसी संख्याओं के युग्म का महत्तम समापवर्तक एक हो तो उसे आप क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या। परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, ये देखिए आप, क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जाता है। कौन सी संख्या सहअभाज्य है, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ये है 3, 12, बी ऑप्शन है 4, 10, सी ऑप्शन है 11, 21 और डी ऑप्शन हो गया 13, 26। बताइए इसमें कौन सी संख्या सहअभाज्य है, और कभी पूछ देता है कि कौन सी संख्या सहअभाज्य नहीं है, ठीक ना। इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन जो बनता है, निम्न में से कौन सी संख्या सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है, ठीक है। यहां ऑप्शन लिख रहे हैं हम, ऑप्शन नंबर ए, यहां हो गया 4, 12, ठीक है। 3, 4, सी ऑप्शन है 5, 11 और डी ऑप्शन है 2, 6। फर्स्ट नंबर जो लिखा गया कौन सी संख्या सहअभाज्य है, ठीक ना। अब आप इसमें बताएंगे कि कौन सी संख्या सहअभाज्य है। सहअभाज्य कौन सी संख्या है भाई, तो सहअभाज्य संख्या आपको दिख रहा होगा सी ऑप्शन, और सी इसलिए ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि 11 और 21 का महत्तम जब आप निकालेंगे, कॉमन फैक्टर जब निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक ना। 3 और 12 का महत्तम समापवर्तक 3 होगा, 4 और 10 का महत्तम 2 होगा, 13 और 26 का महत्तम 13 हो जाएगा। इसलिए
ये तीन जो ऑप्शन हमने अभी बताया वह जो है भाज्य संख्या के रूप में आ रही है, अर्थात वह सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि उन दोनों का महत्तम 2, 3 या कुछ भी आ रहा है। ठीक ना। डिफिनीशन क्या बताया गया? वे दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याओं का युग्मों का महत्तम सिर्फ एक आता है, एक एक मन आना चाहिए सिर्फ, इसलिए उसे हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। तो ये सहअभाज्य संख्या है क्योंकि इसका महत्तम एक है। इनमें कौन सी सहअभाज्य संख्या नहीं है? भाई 4 और 12 का महत्तम कितना है? 4 आएगा, तो ये सहअभाज्य नहीं है। बाकी सभी सहअभाज्य है क्योंकि महत्तम यहाँ पर हमने लिख दिया है 5 लिख दिया, ये गलत हो गया। ठीक ना। 4 और 12 यह ऐसी संख्या है जो सहअभाज्य नहीं है। 3 4 है, 5 11 है, 2 5 है। ठीक ना। वो सभी प्राइम को प्राइम नंबर से, ये को प्राइम नंबर नहीं। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या हो गया। अब आइए ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, योग ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट है, लास्ट है ट्विन प्राइम नंबर। द्विअभाज्य संख्याएं, ये क्या है भाई? तो यहां पर ऐसी संख्याओं के युग्मों का महत्तम एक हो, ऐसी दो संख्याओं का महत्तम एक हो और उन संख्याओं का अंतर 2 हो, उसे हम ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं, द्विअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक ना। पेयर ऑफ एनी टू नंबर्स इज जीसीडी only one and difference between numbers is only 2, then it is called the twin prime numbers। ठीक है, दो अभाज्य संख्याओं का, दो ऐसी संख्याएं जिसका महत्तम 1 आता हो और उन संख्याओं का अंतर 2 हो, उसे हम ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 का अंतर होना चाहिए, यहां हो जाएगा 3 5, 3 और 5 महत्तम 1 आएगा और संख्या का अंतर 2 होगा। नेक्स्ट 5 7 अंतर 2 का है, महत्तम 1 आएगा। ठीक है, 11 13, 11 13, देखिए दोनों का महत्तम 1 आ रहा है और अंतर भी 2 का है। तो ऐसी और भी संख्याएं आपको मिलेगी जिसका अंतर 2 होगा और उन संख्याओं का महत्तम 1 होगा। तो इसे याद रखिए आप लोग, द्विअभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर्स को कि ये क्या होती है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि हमने इस टाइप से बताया। अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या के रूप में जो बताया गया है, ठीक उसी तरीके से द्विअभाज्य संख्या के रूप में क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब अगले टॉपिक पर हम आते हैं। ये आपको समझाया गया संख्या से संबंधित जितनी टाइप की संख्याएं हैं उनको हमने डिस्क्राइब किया, समझाया। इसके बाद आप अंक से संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक इसमें उठाते हैं, अंकों से संबंधित प्रश्न। चले देखें, अंक से, अंक सबसे पहले आप लोगों को बताया गया था डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डिजिट को आप हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि डिजिट बहुत ही टफ क्वेश्चन बनाता है। ठीक ना,
देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। ठीक ना, तो जो चीजें मैथ में आपको छोटा दिखाई दे वह समझिए कि बहुत ही टफ प्रश्न है। ठीक ना, इसीलिए कहा जाता है कि देखन में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। जैसे हथौड़ा है, देखने में बड़ा छोटा लगता है, जब आप मारेंगे चोट लगता है। ठीक ना, याद रखे रहिएगा, ये देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इससे संबंधित जो प्रश्न बन रहे हैं वो आपको आपका होश उड़ा सकता है। देखिए आप फर्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है भाई? तो 1 से 100 तक गिनती लिखने में क्या चीज बोल रहे हैं? 1 से 100 तक जब आप गिनती लिखते हैं, 1 से 100 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, 1 से 100 तक जब आप गिनती लिखते हैं तो इन्हीं अंकों को तो यूज करके आप लिखते होंगे। क्या उसमें एबीसीडी भी आ जाता है? नहीं आता है। ठीक ना, अंग्रेजी के वर्णमाला, हिंदी के वर्णमाला नहीं आते हैं। आप जब भी मैथ में कोई नंबर लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं, चाहे कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, रुपये पैसे का लेन देन करते हैं, तो आप हमेशा इन अंकों का ही प्रयोग करके उन संख्याओं को, ठीक ना, लिख करके दिखाते हैं कि 5,000 हुआ, 7,000 हुआ। ठीक ना, ऐसे आप लिखते हैं, तब जाकर के बताते हैं। ठीक ना, तो अंकों का प्रयोग करके संख्याओं का निर्माण आप करते हैं। ठीक ना, तो यहां पर क्या बोला गया आपसे? 1 से 100 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? इन अंकों का प्रयोग कितनी बार करते हैं जिससे कि 1 से 100 तक गिनती आप लिखते हैं? ठीक है, आइए दिखाते हैं इसका सॉल्यूशन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। नंबर 1 देखिए, एक अंक की संख्या, एक अंक की कुल संख्या है। कहां से कहां तक है भैया? 1 से 9 तक होती है। 1 to 1 से 9 तक, अर्थात 9 होगी। एक अंक की संख्या लिखेंगे 1 से 9 तक, गिनती लिखते हैं ना 1 से 1 2 3, 1 2 3 4 5 इस तरह से 100 तक लिखते हैं। तो 1 से 9 तक एक अंकों का ही प्रयोग किए हैं, तो टोटल हो गया 9 अंक। ठीक ना, उसी को गिनना है। अब आप देखिए, दो अंक की कुल संख्याएं कहां से कहां तक होगी भाई? तो 10 से 99 तक। ठीक है, 10 से कहां तक? 99 तक। अब इसको गिनना है कि 10 से 99 तक आपने कितनी बार दो अंकों की संख्या लिखा? तो 90 बार आप लिख रहे हैं। कितनी बार? 90 बार। कैसे पता चला आपको? तो आप 1 से 9 तक सिंगल अंकों को छोड़ दीजिए, और 100 में 3 अंक है उसे भी छोड़ दीजिए। तो कितने बचे भाई? 100 माइनस 10 बराबर 90 हुआ। तो दो अंकों की जो संख्या आप लिख रहे हैं वह 10 से लेकर के 99 तक टोटल जो है 90 बार आप लिख रहे हैं। और एक दो अंक की संख्या लिखते हैं तो दो अंकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आपने 10 लिखा तो 2 अंक का प्रयोग किए, 11 लिखा तो 2 अंकों का प्रयोग कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो ये कितनी हो जाएगा भाई? तो 90 गुणे 2 बराबर 180 अंक का आपने प्रयोग किया। ये जो लिखा गया है उसको आपने कितनी बार यूज किया? 180 बार यूज किया। नेक्स्ट, 3 अंक की संख्या 100 ही तो है केवल,
और 100 में कितने अंक है? 3 अंक है। 3, इन्हीं अंकों को जोड़ दीजिए तो कुल अंकों की संख्या हो जाएगा, कुल अंक की संख्या बराबर, चलिए वो बढ़ गया, यहां लिख देते हैं भाई, कुल अंक की संख्या बराबर, हमने 9 और 180 निकाला है, फिर 3 इसको जोड़ना है, 9 3 12 हो जाएगा, 192 192। ठीक है, तो 1 से 100 तक गिनती लिखने में कुल 192 अंकों का आप प्रयोग किए। घर पर एक बार आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, 1 से 100 तक गिनती लिख करके अंकों को काउंट कर लीजिएगा, ठीक ना, 192 बार आएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन और भी बनते हैं, जैसे दे दिया कि एक गणित की पुस्तक में एक गणित, आप गणित पढ़ रहे हैं इसलिए गणित को ही हम लिख रहे हैं। एक गणित की पुस्तक में कुल 350 पृष्ठ है, तो उन पृष्ठों को लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, बताइए। इस तरह का प्रश्न आ गया आपके सामने, हमने पढ़ाया, उसी से संबंधित यह प्रश्न बन गया, फिर ठीक ना। आइए इसका सलूशन दिखाते हैं कैसे। क्वेश्चन को देखिए, बढ़िया से देखिए, तभी समझ में आएगा, बिना देखे समझ में नहीं आता ये सब। क्वेश्चन को देखें, ठीक है। एसआरके एकेडमी में छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए कामधेनु बैच स्टार्ट किया गया है, और उस बैच में आप अपना एडमिशन लेकर के और पढ़ाई को शुरू करें, जिससे कि आप परीक्षा में जब बैठे तो आपका क्वेश्चन का आंसर लिखें, ठीक ना। तो बिना पढ़े देखिए कुछ नहीं होता है, ठीक ना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम 20 क्वेश्चन आपको पीपीटी के द्वारा लाएंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे मेरे सामने, ठीक ना। उसको फास्ट तरीके से कैसे क्वेश्चन किया जाता है वो सिखाया जाएगा। जब तक आपके पास ये ज्ञान ना हो, कॉन्सेप्ट ना हो, तब तक उसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। इसलिए सबसे पहले आप भी पढ़ें, उससे संबंधित जो एग्जांपल बताए गए हैं उन एग्जांपल्स को करने का प्रयास करिए, और ये सभी किसी न किसी बुक में जरूर आपको मिल जाएगा। इस टाइप से प्रश्न, नंबर तो चेंज हो ही जाएगा भाई, क्योंकि नंबर तो हम याद किए नहीं है, बट इतना तो है कि हमने भी राइटर, ठीक ना, राइट किया है, कई किताबें को हमने लिखा भी है, तो पता है, इसलिए हम क्वेश्चन को तुरंत बना देते हैं और आपके सामने प्रेजेंट भी कर देते हैं। देखिए अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई। तो 1 से लेकर के 9 तक एक अंक की कुल संख्या कितनी होगी, अब 60 में लिखते हैं भाई। टोटल 1 से 9 तक में 9 अंकों का प्रयोग किया गया। 2 से लेकर के 99 तक में टोटल जो है 2 गुणे 90 180 हो गया। अब आप आइए 100 में 3 अंक है, कहां तक लिखना है, 350 तक है भाई, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए कि टोटल कितने अंक होंगे, यहां निकालना पड़ेगा। तो आपको देखना होगा कि इस 3 अंकों की संख्या कितनी बार लिखी गई है, तभी तो 3 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे आप। तो डायरेक्ट यहां से 350 से 99 को घटा दीजिए। क्यों घटाएंगे भाई अब, ठीक है, सवाल उठता है ना। तो हम देख रहे हैं कि 1 अंक और 2 अंक की जो संख्या हमने लिखा उसको तो काउंट कर लिया, 3 अंक वाला नहीं पता चल रहा है। तो 3 अंक की 100 से स्टार्ट हो रही है, 100 101 102 103 ऐसे 350 तक लिखेंगे। तो 350 से डायरेक्ट आप घटा देंगे 99 को, तो ये आ जाएगा 1,
14 में से 9 घटाएंगे फिर 5 होगा, ठीक ना। ये तो होगा 251 बार आपने 3 अंक की संख्या लिखी, ठीक ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से तो उतनी लंबी चीजों को नहीं आपको समझना है, आपको सीधे सीधे ज्ञान लेना है कि ऐसे हम करें। तो 3 अंक की संख्या कितनी बार लिखा गया, 251 251 बार। और एक 3 अंक की संख्या लिखते हैं तो 3 अंकों का प्रयोग करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करने की, यहाँ 3 25 75 हो जाएगा, ये 753। कुल अंकों की संख्या बताना है, टोटल नंबर जोड़ दीजिए, 9 3 12, 8 1 9, 9 5 14 हुआ, 7 1 8 1 9। टोटल अंक उस गणित की पुस्तक में तो 350 पृष्ठ लिखे गए हैं, पेज लिखा रहता है ना, पहला पेज दूसरा पेज, पेज पर आप देखते होंगे 1 2 3, कितने पेजों की बुक है भाई, 350 पेज की बुक है। तो उन बुकों में जो पेज नंबर लिखा गया है उसमें डिजिट अंक टोटल 942 बार, सॉरी 942 यूज किए गए, 942 बार उन अंकों का हमने प्रयोग किया, तब वो लिखा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। और इस टाइप से प्रश्न आते हैं परीक्षा में, इसलिए इसे आप निश्चित रूप से करते रहिएगा प्रैक्टिस, ठीक ना। अगले प्रश्न पर आइए। नेक्स्ट, अभी आपको पढ़ाया जा रहा है अंक से संबंधित प्रश्न, ठीक ना। फिर डिविजिबिलिटी का रूल बताएंगे, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, फिर रिमाइंडर बताया जाएगा कैसे निकाला जाता है, ठीक ना, डिवीजन। उसके बाद कुछ ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हैं नंबर का, ठीक ना। फिर नंबर सिस्टम को इन करके फिर हम लोग एलसीएम स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। फिर सरलीकरण पढ़ाएंगे, ऐसे तमाम चैप्टर को पढ़ाते हुए चलेंगे जो आपको दिखाया गया है सिलेबस में। चलिए नेक्स्ट, 1 से 100 तक सभी संख्याओं को आपस में गुणा करने पर, गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य होंगे, ये प्रश्न है, ठीक ना। और इस टाइप का प्रश्न हर परीक्षा में देता है, छोटा हो या बड़ा हो, ठीक ना। आदमी जितना बड़ा हो जाता है उसको नीचे वाले प्रश्न पूछ दिया जाता है, ठीक ना, जिससे कि वो कर ना पाए और फिर बाहर हो जाता है। कंपटीशन को फाइट करना है तो आपको छोटा हो या बड़ा हो सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। क्योंकि नौकरी इतनी इजी नहीं है जितना आप समझते होंगे कि हम फॉर्म डाल दिए दौड़ लिए नौकरी मिल गई, तो संभव नहीं, बिना पढ़े। रिटन एग्जामिनेशन जब तक आप नहीं निकाल पा रहे हैं, आप उस कंपटीशन को नहीं निकाल सकते हैं, बाहर हो जाएंगे तुरंत, ठीक है। तो कंपटीशन में अपने चयन कराने के लिए इन सभी प्रश्नों को चयन करिए अपने दिमाग से और दिमाग में रखिए, ठीक ना। देखिए लिखा गया है 1 से 100 तक, भैया ये तो कोई कंप्यूटर भी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि कंप्यूटर का ज्ञान उतना ही है जितना उसमें आपने डाला है। आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में जितना आप पैसा डालते हैं उतना ही आपको एमबी मिलता है, ठीक है। उतने ही दिन तक आप यूज भी कर सकते हैं जितना वो टाइम पीरियड देता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो याद रखिए आप लोग, इस टाइप से प्रश्न जब है तो सेल्फ अपने माइंड का प्रयोग करना चाहिए। आइए हम दिखा रहे हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 1 से 100 तक सभी संख्याओं को आपस में 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into ऐसे 100 तक है। भैया गुणा कहां तक करेंगे?
अब यहां पर आपको एक बात याद रखना है, सम में 5 से सम संख्या 2, 4, 6 जो 8 दिख रही है, उसमें 5 से जब गुणा करते हैं ना तो एक जीरो आता है। तो जितनी बार 5 आएगा इस संख्या में उतने जीरो होंगे। ठीक है, इसीलिए 5 को काउंट कर लिया जाता है कि 5 1 से 100 तक में टोटल कितनी बार 5 आएगा। ठीक ना, उसको निकालने का तरीका क्या है, तो आप लास्ट वाली संख्या में 5 से डिवाइड कर लेंगे, 20 बार आएगा। हो सकता है कि शेष भी आ जाए, जैसे 205 मान लीजिए या 103 दे दे, एक से, ठीक है, 1 से 113 तक, तो कुछ शेष भी आ सकता है, डरना नहीं है। शेष को नहीं लिखना, क्या लिखेंगे आप, भागफल को लिखना है, क्योंकि आप 5 को देख रहे हैं कि 5 जो है कितनी बार आ रहा है। तो 5 इसमें कितनी बार दिख रहा है, 20 बार। 20 बार नहीं है, और भी है, कितनी बार है भाई। तो आपको याद रखना है कि यदि 20 5 से ज्यादा आ रहा है तो फिर 20 में किससे भाग देंगे, 5 से फिर भाग दीजिए, 5 चौका 20। अब ये 5 से कम हो गया, और जब ये 5 से कम हो जाएगा तो इन भागफलों को जोड़ देंगे, उतने क्या होंगे, अंत में जीरो आएगा। तो 1 से 100 तक सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर गुणनफल के अंत में 24 जीरो होंगे, 24 जीरो होंगे। सोचिए कितने जीरो आ रहे हैं, ठीक ना, कितने जीरो आएंगे, 24 जीरो होंगे। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग अंक से ही संबंधित। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये रहा, 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं आपस में गुणा करने पर गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य होंगे। ये प्रश्न बन रहा है, ठीक है। 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य होंगे, ठीक ना। इसका सॉल्यूशन देखें। सम संख्या को काउंट करना है, याद रखे रहिएगा, लास्ट वाली संख्या में एक बार सिर्फ 10 से भाग देंगे, उसके बाद देखिए कि वह 5 से ज्यादा है तो फिर आप 5 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जब 5 से वो कम हो जाएगा तो सभी भागफल को आप जोड़ दीजिए, उतने जीरो। सम संख्या को आपस में गुणा करने पर 12 शून्य प्राप्त होंगे अंत में, याद रखे रहिएगा इस मेथड को। यदि सम संख्या का प्रश्न बनता है तो सिर्फ एक बार आप लास्ट संख्या में 10 से डिवाइड करेंगे, और जो भागफल आएगा उस भागफल को देखिए कि 5 से अधिक है या कम। यदि अधिक है तो फिर आप 5 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और उन सभी भागफलों को जोड़ दीजिए, उतने शून्य प्राप्त होंगे, ठीक ना। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। लास्ट प्रश्न है अंक से संबंधित, और भी प्रश्न बनते हैं क्योंकि बहुत हाई लेवल के बन जाते हैं, जो कैट में आता है क्वेश्चन, ठीक ना। ये सभी क्वेश्चन छोटे लेवल के हैं, जो सिपाही में और भी परीक्षाओं में जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट है ये 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो
गुणनफल के अंत में, गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य होंगे। ठीक है, अब बताइए बल्ब कब जलता है? बल्ब तभी जलेगा जब उसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रवेश करते हैं, दोनों अंदर टकराते हैं, तब जाकर के लाइट आती है। समझ गए होंगे। यहां पर केवल कह रहा है कि विषम संख्या, तो विषम तो भैया 5 आएगा ही, लेकिन उसमें सम है नहीं, और जब सम ही नहीं है, ठीक है, तो जीरो होने का सवाल ही नहीं उठता है। जीरो तब होता है जब सम के साथ 5 आता हो, अर्थात विषम के साथ सम संख्या आती हो। तो इसमें सिर्फ विषम संख्या है, तो इसका सीधे आंसर हो जाएगा कोई शून्य प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, कोई शून्य प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसे याद रखिए, क्योंकि विषम संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करने पर कोई भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे भाज्यता का नियम और इकाई का कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके बाद भाग पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच।